अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खतीजा खादिर है और मैं आपसे आज इस्लामोफ़ोबिया के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी। मेरी रिसर्च करंट ऑनगोइंग रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर है। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि इस्लामोफ़ोबिया का मतलब और इसके प्रैक्टिसेज़ और मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं नॉन वेस्टर्न स्पेसेस में, जैसे जहाँ हम रहते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्पेसेस में। अ, तो बिगिन करने से पहले मैं आपको डेफ़िनेशन पे थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी कि इस्लामोफ़ोबिया आखिर है क्या? इसका कोई एग्रीड इस वक़्त डेफ़िनेशन नहीं है। काफ़ी स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि इस्लामोफ़ोबिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो ओरिएंटलिज़्म के कॉन्सेप्ट से हमें मिलता है। ओरिएंटलिज़्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें एडवर्ड सैड नाम के एक पैलेस्टीनियन स्कॉलर ने दिया था। ना ओरिएंटलिज़्म को अगर आप बहुत सिम्प्लिस्टिकली समझेंगे तो इट बेसिकली टेल्स यू कि जब कॉलोनियलिज़्म शुरू हुआ, दैट इज़ जब वेस्ट का डोमिनेशन शुरू हुआ एंड बाय वेस्ट वी मीन यूरोप क्योंकि कॉलोनाइजिंग पावर्स यूरोप के थे बट इवेंचुअली देयर वर सम सेटलर कॉलोनीज यूरोप की जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज एंड ऑस्ट्रेलिया दैट कैन आल्सो बी सीन एज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखेंगे जब वेस्ट ने कॉलोनाइज करना शुरू किया उसने खाली लैंड को कॉलोनाइज नहीं किया, उसने नॉलेज को भी कॉलोनाइज किया। उसने एक सोचने के तरीके को भी कॉलोनाइज किया जहाँ पे जिनके ऊपर वेस्ट ने रूल किया, जिन लोगों के ऊपर, उन लोगों ने अपने आप को, अपने वजूद को वेस्ट की लेंस के थ्रू समझा। तो सिंपलिस्टिकली आप ओरिएंटलिज्म को समझ सकते हैं एज अ ज्योग्राफिकल डिवीजन बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। वेस्ट को हम बोलते हैं द द ऑक्सीडेंट एंड ईस्ट को हम बोलते हैं द ओरिएंट। लेकिन एक्चुअली अगर आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो एडवर्ड सर आपको बोलना चाह रहे थे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन खाली ज्योग्राफिकल नहीं था, कॉलोनाइजेशन आपका नॉलेज में था। आपका असली वायलेंस जो था कॉलोनियलिज्म का, वो ये नहीं था कि मिलिट्री डोमिनेशन था या फिजिकल डोमिनेशन था। असली वायलेंस जो है, वो ये है कि आपके नॉलेज सिस्टम्स ही गायब हो गए। आपका अपना खुद का वजूद कहीं न कहीं एब्सेंट हो गया और आप अपने को अपने ओप्रेसर की लेंस के थ्रू देखने लगे। सो ओरिएंटलिज्म जो है वो एक कॉग्निटिव कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी से हमारा मतलब एक कॉग्निटिव मैप है, जहाँ पे आप ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट को डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे द वेस्ट इज डोमिनेटिंग द ईस्ट, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो कंसेप्चुअली, ऑल्सो एपिस्टेमिकली, मतलब जो नॉलेज का बेसिस है वो हमें वेस्ट से आता है, मॉडर्न नॉलेज का। और इस्लामोफोबिया के जो रूट्स हैं, मेनी हैव आर्ग्यूड कि वो आपके ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट में है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड जस्टिफाई इट्स कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट्स, जब यूरोप कॉलोनाइज करने लगे, उनको ये जस्टिफाई करना था कि आप एशिया को कैसे कॉलोनाइज करेंगे, क्योंकि यूजुअली लॉजिक ये दिया जाता था कॉलोनियलिज्म का कि आप एक सिविलाइजेशनल मिशन पे हैं। कॉलोनियलिज्म खाली इकलौता प्रोसेस नहीं था जो यूरोप में आया था। उस वक्त कॉलोनियलिज्म के साथ आपका एनलाइटनमेंट की थ्योरी आई थी विच शोड कि यूरोप में फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ बेहतर है, उनका कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, कि उस कंसेप्शन की अकॉर्डिंगली अगर आप जिएंगे तो आप अपने सिटीजन्स को बेहतर लाइफ दे सकते हैं, ये सब सुपीरियर है। लेकिन जब यूरोपियंस एनकाउंटर करते हैं एशियन सोसाइटीज को, स्पेशली इंक्लूडिंग अरब सोसाइटीज को, नॉर्थ अफ्रीका में या एशिया में, उनको जस्टिफाई करना होता है कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे डोमिनेशन ऑफ सोसाइटीज दैट आर वेरी सोफिस्टिकेटेड in terms of in all in terms of knowledge, in terms of philosophical development, scientific developments, military developments, etc. तो वहीं पे ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आप वेस्ट को सिविलाइज्ड, रैशनल, फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोग्रेसिव डिफाइन करते हैं और ईस्ट को आप अनसिविलाइज्ड, एंटी मॉडर्न, बैकवर्ड एंड इरेशनल डिफाइन करते हैं। तो इस्लामोफोबिया डेफिनेटली ओरिएंटलिज्म से आता है, बट इस्लामोफोबिया ओरिएंटलिज्म नहीं है। ओरिएंटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस्लामोफोबिया को इन्फॉर्म करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको स्कॉलर्स बताते हैं जो इस्लामोफोबिया से बहुत मिलता जुलता है, वो है रेसिज्म।
नो रेसिज्म अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स रेसिज्म अगेन फिजिकल वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ओप्रेशन है, फिजिकल ओप्रेशन है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है एक कौम के खिलाफ, या उनका गेटोइजेशन होता है, या उनके खिलाफ जो एक स्ट्रक्चर है वो हर चीज में उनके खिलाफ होता है। लेकिन अगर आप उसके रूट्स पे जाएंगे, अगेन रेसिज्म एक एपिस्टेमिक वायलेंस है, नॉलेज बेस्ड वायलेंस है, क्योंकि आप एक कॉम को बोलते हैं कि ये इंफीरियर है, ये हमसे कम है, इसीलिए हम अपनी पॉलिसीज इनके खिलाफ, हम अपना ऑपरेशन इनके खिलाफ, हम अपना डिस्क्रिमिनेशन इनके खिलाफ जस्टिफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन का कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी, या आप देखेंगे इमिग्रेंट्स की जो एक विलिफिकेशन है आज यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, या काफी सोसाइटीज में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सब की सब फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म हैं। और वेराज इनका मैनिफेस्टेशन फिजिकल हो सकता है, बट इसका रूट कॉज जो है वो हमेशा नॉलेज बेस्ड या एपिस्टेमिक होता है। तो हम बोथ ओरिएंटलिज्म और रेसिज्म को एपिस्टेमिक वायलेंस की तरह समझेंगे। और क्योंकि बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन्फॉर्म इस्लामोफोबिया, ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है इस्लामोफोबिया का, जिसमें मुसलमान या इस पीपल डीम टू बी फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम, उनके खिलाफ एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन होता है, इसको भी हम एपिस्टेमिक वायलेंस की तरह समझेंगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि racism or Orientalism are not the same as Islamophobia. These are three different concepts and they inform each other. Now, why do we use the term Islamophobia? Why not just racism? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपको नए टर्म की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं रेसिज्म पे डेवलप्ड हैं ऑलरेडी। देयर आर ट्रीटी बॉडीज इस वक्त यूएन में जो रेसिज्म को ट्रैक करती हैं, और यही रेसिज्म वाली जो ट्रीटी बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये आपका इस्लामोफोबिया को भी ट्रैक कर रही हैं इस वक्त पे, जो यूरोप में हो रहा है या नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है। तो ये पूछा गया है बार बार कि आखिर हम इस्लामोफोबिया और रेसिज्म को क्यों नहीं इक्वेट करें, व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेसिज्म। और इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है। आप देखें इस मुस्लिम सोसाइटीज जो हैं, जो इस्लामिक सोसाइटीज हैं, मॉडर्न सोसाइटीज हैं, ये मल्टी रेशियल हैं, और हमारी खुद की एज मुस्लिम सोसाइटीज वी आर नॉट इक्वल। मुस्लिम सोसाइटीज में भी रेसिज्म होता है। अगर आप रेसिज्म का टर्म इस्लामोफोबिया के लिए यूज करेंगे, तो जो इस्लाम के अंदर रेसिज्म है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एंड वेयरएज मेनी पीपल विल हैव अ प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग इट, लेकिन अगर आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज में people who are of African origin are called abd, which means slave, and ये बहुत ही prevalent है any Muslim locality और society में, जहाँ आपके origins पे या आपके स्किन कलर पे, फिजिकल अपीयरेंस पे रेसिज्म होता है, एंड एक काफी स्ट्रक्चरल है और एंट्रेंच्ड है। तो अगर हम सेम टर्म रेसिज्म इस्लामोफोबिया के लिए यूज करने लगे, तो फिर जो इस्लाम के अंदर रेसिज्म हो रहा है with Muslims discriminating against Muslims because of their skin color or because of their origin, उसके लिए हम क्या करेंगे? That is why scholars warn against using racism instead of Islamophobia. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आर्ग्यू किया जाता है कि इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा न्यूआंस कर लें, आप ज्यादा बेहतर कर लें, और आप रेसिज्म या सेक्सिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से ड्रॉ करें, और उनके अंदर जो आपको टूल्स या जो थ्योरेटिकल फ्रेम्स मिल रहे हैं, आप इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट में बोरो करके ले आए, लेकिन उनको सेम ना ट्रीट करें, उनको कन्फ्लेट ना करें। नाउ इस लेक्चर के लिए मैं 2 क्वेश्चंस ब्रॉडली आंसर करूंगी। ये यूजुअली एक मिसकंसेप्शन है कि इस्लामोफोबिया नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ करते हैं। तो आई विल बिगिन विद द क्वेश्चन कि क्या मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज इस्लामोफोबिक हो सकती हैं? और इस पे काफी रिसर्च हुई है, और इसका आंसर है यस, मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज इस्लामोफोबिक हो सकती हैं। दैट इज वाई मैंने अब अपना लेक्चर बिगिन किया था ये आपको बताते हुए कि अगर आप इस्लामोफोबिया को एक नॉलेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखें, एपिस्टेमिक वायलेंस की तरह देखें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आएगा। Now, even in Muslim majority societies, and we have many examples in in the international world around us, Egypt है, कहीं ना कहीं पहले का टर्की है,
आप देखेंगे कि जो मुस्लिम का कंस्ट्रक्शन है, जो मुस्लिम आइडेंटिटी, एक मुस्लिम कौन है, यूजुअली नॉन मुस्लिम सोसाइटीज में आप देखेंगे कि ये माना जाता है मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, वायलेंस करते हैं, औरतों को पीटते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बारबेरिक होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, जाहिल होते हैं। ये जो कंसेप्शंस हैं, एक स्टैटिक कंसेप्शन है। जब मैं बोलूंगी मुस्लिम तो आपके दिमाग में ये सब आएगा। ये हमको लगता है कि खाली वेस्टर्न वर्ल्ड में है या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में है, और ऐसा नहीं है। मुस्लिम सोसाइटीज में भी जो एलीट है, एलीट मतलब जो रूलिंग क्लास है, जिसके पास पैसा भी है और पॉलिटिकल पावर भी है, वो यूजुअली सेम कंसेप्शंस को के साथ एग्री करता है और अपनी पॉलिसीज भी इन्हीं कंसेप्शंस पे बनाता है। तो आप देखेंगे मुस्लिम सोसाइटीज में यूजुअली पॉलिटिकल इस्लाम इज ब्रांडेड एज पॉपुलिस्ट, कि ये जो है ये जाहिल मासेस का मूवमेंट है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम हैज nothing that is compatible with the modern political system or the modern conception of good life or the modern way of life. ये आप देखेंगे कि इस्लामिक सोसाइटीज या मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज के भी एलिट्स इन्हीं कंसेप्शंस को अवॉइड करते हैं। वहां के जो लॉज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनका रवैया, इनका नजरिया काफी टाइम नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी से अलग नहीं होता है। दैट इज वाई इस्लामोफोबिया को अगर हम एक पावर रिलेशन की तरह समझें, एपिस्टेमिक वायलेंस की तरह समझें, इससे हमको ज्यादा बेहतरी होगी। इस्लामोफोबिया का यूजुअली मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वो पॉलिसी में आता है। हमने देखा है कि देयर आर मेनी पॉलिसीज दैट क्रिमिनलाइज political Islam, that criminalize the right to association of Muslims, be it social association or political association. ये मतलब ये आप मल्टीपल कंट्रीज में देखते हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, बट आप ये मुस्लिम कंट्रीज में भी देखते हैं। तो इस्लामोफोबिक पॉलिसीज जो हैं वो स्टेट पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री की स्टेट की आइडियोलॉजी में भी होती हैं, एलिट मास रिलेशंस में भी होती हैं, और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के मीडिया ओरिएंटेशंस में भी होती हैं। और अगर आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन जो इसका इवेंचुअली होता है वो सेम होता है, which is to control the Muslim body. You control where I can go, what I can think, who I can associate with, what I can say and what I cannot say. Many things about being a Muslim are criminalized. And ये खाली non-Muslim societies में नहीं होता, it happens in Muslim societies as well. Hence, it is important to understand Islamophobia, the concept, as the relationship between the powerful and the powerless. It's a power relation. It's epistemic violence. एंड ये आपको मल्टीपल कंट्रीज में दिखने को मिलता है. इट्स लाइक आई सेड, you can see it manifesting in Turkey at this in Egypt at this juncture, and there's many other examples of Islamophobia in Muslim majority countries. Now the second question that I want to then address is कि अगर इस्लामोफोबिया पावर रिलेशन है, लेकिन अगर इस्लामोफोबिया ओरिएंटलिज्म से भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये तो वेस्ट और नॉन वेस्ट का रिलेशनशिप है, राइट? तो फाइन, ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एलिट्स वेस्टर्न एजुकेशन के साथ आते हैं और एक स्टैटिक इमेजिनेशन के साथ आते हैं कि मुस्लिम कौन होता है और सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन नॉन वेस्टर्न लोकेशंस में जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी नॉन वेस्टर्न लोकेशंस हैं, जैसे कि आप मान लें इंडिया है, ऐसी जगह पर हम कैसे इस्लामोफोबिया को समझें? क्योंकि एट द एंड जब मैंने लेक्चर बिगिन किया था, मैंने आपको बताया था कि इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बोरोइंग फ्रॉम ओरिएंटलिज्म, जहाँ पे एक वेस्टर्न लेंस की बहुत जरूरत है। और हमने देखा कि मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज में तो एलिट्स हैं और एलिट्स का वेस्टर्न लेंस है क्योंकि उनका एजुकेशन वेस्टर्न है, बट नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज जो नॉन मुस्लिम है, वहां हम इसको कैसे समझे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेर एज, इसलिए मैं आपको बोल रही थी ओरिएंटलिज्म और इस्लामोफोबिया सेम नहीं होता है, क्योंकि वेर एज पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशंस में आप देखते हैं कि जरूर है कि नॉन मुस्लिम एलिट, इंक्लूडिंग लिबरल एलिट जो सेक्युलरिज्म की बातें करता है, वो भी इस्लामोफोबिक हो सकता है। उसके जहन में भी कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है कि
मुस्लिम जो है वो इनहेरेंटली अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा, अपनी बीवी को मारेगा, जाहिल है, बिल्कुल बारबेरिक है, ये बैकवर्ड है, मॉडर्न लाइफ में इसका कोई लेना देना इस इंसान का नहीं हो सकता। ये आप लिबरल्स में भी देखते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन अ केस लाइक से इंडिया और अफ्रीका की काफी सारी कंट्रीज हैं, एशिया की काफी सारी कंट्रीज हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वहां पे देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, लिंचिंग्स हो रही हैं, लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि मुसलमान अगर शादी भी करना चाहे किसी से जो अपने रिलीजन से नहीं है विद कंसेंट, वो भी नहीं हो पाता है। कोरोना वायरस के टाइम हमने देखा कोरोना जिहाद का नाम आया, हमने देखा यूपीएससी जिहाद का भी नाम आया। तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि ये तो खाली एलिट लोग नहीं कर रहे हैं, ये जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, जिनको सेंचुरीज का प्रिविलेज है, अपर कास्ट जिनको हम बोलते हैं, ये खाली वो लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखें लिंचिंग तो गौ रक्षक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अपर कास्ट समाज से आते हैं, काफी टाइप कम्युनल वायलेंस में जरूरी नहीं है कि लोग अपर कास्ट समाज से आते हैं। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? इसलिए मुझे लगता है कि नॉन वेस्टर्न लोकेशंस में अगर हम नॉन मुस्लिम सोसाइटीज को देखें, हम इस्लामोफोबिया को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस्लामोफोबिया को इसलिए हमें एक जहनियत की तरह समझना है, एक पावर रिलेशन की तरह समझना है, जहां जरूरी है ये एक्नॉलेज करना कि यस, इसकी शुरुआत ओरिएंटलिज्म से हुई थी, कलोनियलिज्म से हुई थी, जहां मुस्लिम सोसाइटीज को विलिफाई किया गया, क्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन आज जरूरी नहीं है कि खाली एलीट इस्लामोफोबिक हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आज पीपल अक्रॉस कास्ट एंड अक्रॉस क्लास इस्लामोफोबिया मैनिफेस्ट करते हैं। काफी सारे लोग जो इस्लामोफोबिक वायलेंस में या इस्लामोफोबिक डिस्क्रिमिनेशन में हिस्सा लेते हैं, स्पेशली इन आवर कॉन्टेक्स्ट, आप देखेंगे कि ये लोग, इनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ना इनके पेरेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन है, इनको वेस्टर्न एजुकेशन का कोई डिसिप्लिन का एक्सपोजर नहीं है। ये इस्लामोफोबिक कॉन्सेप्ट्स इनको एजुकेशन से नहीं आए हैं, ये आए हैं एक अंडरस्टैंडिंग कि मुस्लिम और इस्लाम कैसे होता है। इसीलिए ये डीपली इनग्रेन हो गया है कि एक सी स्टैटिक आइडेंटिटी है इस्लाम की और मुसलमान की, और वो जरूरी नहीं है कि वो एलीट रिलेशनशिप के साथ ही, एलीट मास रिलेशनशिप के साथ ही आए। तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ, मेरी उर्दू उतनी एट पार नहीं है जितनी आप सबकी होगी। How can we engage with Islamophobia in non-Western post-colonial situations, especially in non-Muslim, non-Western post-colonial situations? It has been argued that non-Western elites with Western education and values embody Islamophobia. However, in many non-Western contexts, the non-Muslim masses, without exposure to formal education or Western values, embody the same assumptions and ideas. How do you explain this? I argue in my research that we need to complicate the idea of Islamophobia as something that was born in and thrives in Western epistemologies, जो knowledge systems हैं, and the Western value system. Rather, we need to I caution in my research that we need to stop treating non-Western locations as unsuspecting recipients of the anti-Islam Orientalist case. तो यूजुअली असम्पशन ये होता है कि इस्लामोफोबिया नेटिव नहीं है, राइट? ये हमको मिला है कॉलोनियलिज्म की वजह से, ये हमें मिला है यूरोपियंस की वजह से। हम इसको हम इसको इनहेरेंटली नहीं एम्बॉडी करते हैं, हमें कहीं से मिला है ये। दिस इज नॉट नेटिव टू नॉन वेस्टर्न लोकेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू। आप देखते हैं लिंचिंग्स के साथ और किस्म किस्म के इस्लामोफोबिक एक्ट्स के साथ, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशंस, कि नहीं ये सही नहीं है। वी आर नॉट जस्ट रिसीविंग इस्लामोफोबिक ट्रोप्स फ्रॉम अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, हम लोग खुद बना रहे हैं ये इस्लामोफोबिक डिस्क्रिमिनेशन, अब ये इंडिजिनस हो गए। सो यस, शायद ये बॉर्न हुआ है
वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजीज में और वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम में, लेकिन आई वॉर्न against, or I caution against treating the non-Western location, the post-colonial location, as just a recipient. We are actively participating now in generating Islamophobic knowledge, in generating Islamophobic practices, and in generating Islamophobic policies. All non-Western locations, all post-colonial locations. इसलिए मैंने आपको मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज की भी बात की और मैं अब नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज की भी बात कर रही हूँ पोस्ट कॉलोनियल लोकेशंस में. वेरी इंपॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड कि हम खाली रिसीव नहीं कर रहे हैं. श्योर ओरिएंटलिज्म में ये शुरू हुआ है, लेकिन हम अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज सोसाइटीज. दैट इज वाई आपको नॉन वेस्टर्न लोकेशंस जो हैं एक बहुत ही जेनरेटिव साइट, एक ऐसा रिसर्च का साइट है जहां पे आप इस्लामोफोबिक डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिक एटीट्यूड्स को बेहतर समझ सकते हैं कि ये आते कहाँ से और ये प्रोपोगेट कैसे होते हैं. So, to reiterate, the non-West should not be seen as recipients of Orientalist or racist attitudes, but rather as active agents who have internalized anti-Muslim metaphors and are now contributing towards the development of this discriminatory attitude. Islamophobia is not just a social attitude, it is a political structure, a manifestation of power relations, where the Muslim body needs to be regulated and disciplined. And it manifests, like I said, both in Muslim majority and non-Muslim majority societies, especially in the, and because हम post-colonial locations में, this is of course something that interests me deeply. And as a matter of fact, most Muslims are located in post-colonial situations, so it affects us more. Most Muslims are not residing in the West. They reside in the East. मेरे research में there are some possible not solutions, but कुछ चीजें हम कर सकते हैं to mitigate this problem. एक तो है कि हमें अपना syllabus decolonize करना बहुत जरूरी है. And by decolonizing syllabus मेरा मतलब है कि एक तो syllabus को critical बनाना है. तो जो हमें critical theories अब आ रही हैं वेस्टर्न एकेडमिया से, ट्रेडिशनल एकेडमिया से, वो आपको इनकॉर्पोरेट अपने सिलेबस में करनी है, इवन इफ वो डिफिकल्ट हो. और आपको लोकल नॉलेजेस और लोकल आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज है उनकी नॉलेजेस को भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करना है और अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक काउंटर हेजेमोनिक नैरेटिव बनाएं. इसमें लोकल जर्नलिस्ट्स का, स्कॉलर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. जब आपके खिलाफ, क्योंकि ये एपिस्टेमिक वायलेंस है, पावर रिलेशन, अगर इस्लाम और मुस्लिम्स को लेके एक सर्टेन काइंड ऑफ कंसेप्शन, सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी पॉलिसी जस्टिफाई करते हैं, गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी जस्टिफाई करती हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि इस नैरेटिव को बदला जाए ताकि गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज नहीं जस्टिफाई कर पाए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन लोग अपना जस्टिफाई ना कर पाए. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ काउंटर हेजेमोनिक नैरेटिव, जैसे आप देखते हैं कि अल जजीरा कर पाया है इंटरनेशनल लेवल पर. अल जजीरा जब इनिशियली आया था इराक वॉर के वक्त, मुझे याद है उस वक्त CNN सबसे इम्पोर्टेंट चैनल होता था. हम उसको CNN इफेक्ट बोलते थे IR में, जहां पे CNN की रिपोर्टिंग के बेसिस पर गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी बनाया करती थी. उनके रिपोर्टर्स ग्राउंड पे होते थे और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट करते थे. अल जजीरा ने ये पूरा गेम ही बदल दिया. जब अल जजीरा रिपोर्ट करना शुरू किया, उन लोगों ने एक लोकल पर्सपेक्टिव दिया, एक अरब पर्सपेक्टिव दिया, एक नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दिया पूरी दुनिया को. और लोग भूखे थे, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव हम लोग घरों में बात करते थे लेकिन हमने कभी टीवी पे सुना नहीं था. अल जजीरा इफेक्ट जो है, which came as in many ways counter to a hegemonic discourse that was being propagated by the Western governments, especially to justify their wars, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो एक काउंटर हेजेमोनिक नैरेटिव की जरूरत है. और तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रिसर्च में, जरूरत है हमें नए कैटेगरीज बनाने की. जो कैटेगरीज हमने इनहेरिट किए हैं वेस्टर्न एजुकेशन में, जिसको हम टैक्सोनॉमी या कैटेगरीज कहते हैं, ये एडिक्वेट नहीं है. जब मैं कोई लोकल कल्चर पढ़ने जाती हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होते हैं उस लोकल मुस्लिम कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए. मेरा जो ट्रेडिशनल रिसर्च है वो हैदराबाद के ऊपर है, एंड इट लुक्स एट द दक्कनी मुस्लिम आइडेंटिटी एंड डायस्पोरिक आइडेंटिटी, क्योंकि
हैदराबाद में ट्रेडिशनली अफ्रीकन और अरब ओरिजिन लोग रह चुके हैं, जिनको हम डायस्पोरा बोलते हैं, क्योंकि हैदराबाद इंडियन ओशन सिस्टम का एक लार्जर पार्ट था। जब मैंने वो रिसर्च शुरू की और टुवर्ड बाय द टाइम आई फिनिश माय पीएचडी रिसर्च, मैंने रियलाइज किया कि जो मुझे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं डायस्पोरा के ऊपर, जो यूजुअली वेस्टर्न सिचुएशंस में ये स्टडीज हुई हैं, वेस्ट में जो डायस्पोरा गए हैं उनके ऊपर ये स्टडीज हुई हैं, ये इनएडिक्वेट हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जस्टिफाई नहीं करते ऐसी एक आइडेंटिटी को समझने के लिए जो हैदराबादी भी है, अरब भी है और मुसलमान भी है सेम टाइम पे, लोकल भी है, रीजनल भी है और ग्लोबल भी है सेम टाइम पे। तो हमें नई टैक्सोनॉमीज और कैटेगरीज की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जरूरत है हमें जानना कि मुस्लिम्स खाली लोकल या ग्लोबल नहीं होते। आज आईआर में जो मेरा डिसिप्लिन है, वहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि या तो आप बोले कि हम लोकल मुस्लिम हैं, हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम वो ग्लोबल जिहादी नहीं हैं, या आप बोले कि मैं लोकल इस्लाम पे नहीं मानते, मैं ग्लोबल इस्लाम पे मानता हूँ, जो एक्सट्रीमिस्ट है लेकिन मैं मानता हूँ। ये जो एक अजीब सी डाइकोटमी आ गई है लोकल वर्सेस ग्लोबल की, मुझे लगता है ये बहुत ही डिसर्विस करती है एक इस्लामिक मुस्लिम आइडेंटिटी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान खाली अपनी आइडेंटिटी हैदराबादी या इंडियन या कोई ग्लोबल लेवल पर देख रहा है। कभी कभी रीजनल आइडेंटिटीज भी होती हैं, जैसे डायस्पोरा की होती हैं। इंडियन ओशन में जो डायस्पोरा मूव करता था यमन से और ओमान से, उनकी रीजनल आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये जो एक डाइकोटमी कर दी है लोकल वर्सेस ग्लोबल, लोकल अच्छा है ग्लोबल खराब है, लोकल शरीफ है ग्लोबल वायलेंट है, ये मुझे लगता है कि डज ग्रेट डिससर्विस टू अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम आइडेंटिटी। और ये वेस्टर्न स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप पढ़ते हैं, इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इंडियन मुस्लिम्स पे जो स्टडीज हुई हैं, वो दो किस्म की होती हैं। एक तो है कि इंडियन मुस्लिम्स का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, गल्फ से पैसा आ रहा है, और इस पे काफी काम है, आईआर में तो बहुत काम है खैर। या दूसरा है कि वो इंडियन मुस्लिम्स की आइडेंटिटी सिंक्रेटिक है, यहाँ पे इंडियन मुस्लिम के कस्टम्स जो हैं वो प्यूरिटैनिकल नहीं है, उसमें लोग पूजा पाठ भी करते हैं और लोग ईद भी बनाते हैं। तो ये जो है ये बड़े बहुत ही क्या बोलेंगे, ये वायलेंट मुस्लिम्स नहीं है, ये बड़े मिलजुल के रहते हैं, इनको इनका कल्चर जो है वो लोकल कल्चर में मिला जुला है, विच इज नॉट रॉन्ग। काफी सारी मुस्लिम कम्युनिटीज के जो कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, बट इट इज वेरी अनफेयर टू से कि इनकी आइडेंटिटी खाली लोकल है, इसको इसका कोई ग्लोबल आइडेंटिटी में लेना देना ही नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इवेंचुअली मेनी मुस्लिम्स गो टू एंड परफॉर्म हज. Hajj is a global, I mean, we are participating at that time in a global process. सारी दुनिया के मुसलमान आके हज करते हैं। अगर आप खाली लोकल आइडेंटिटीज हैं तो फिर आप एक ग्लोबल आइडेंटिटी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। The fact that we brand the global as bad and the local as good, global as something very pure, very like backward, stuck in time, ये मतलब वहाबी लोग हैं, ये जिहादी हैं, ये स्टक बैक इन टाइम है, और ये लोकल लोग सिंक्रेटिक हैं, हाइब्रिड हैं, ये अच्छे हैं, ये एकेडेमिया में बहुत होता है और ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक इट डज जस्टिस टू how Muslims imagine themselves, how Muslims are living their identity anywhere, not just in India, not just Indian Muslim communities, क्योंकि इंडिया में multiple Muslim communities हैं, but anywhere in this world. It's a very complicated identity, like it is for any of the Semitic religions. So I think कि Muslim identity को बेहतर है कि हम translocal समझें. So the word I use in my research is translocal. बहुत सारे लोकल्स का मिक्सचर बनकर एक मुस्लिम आइडेंटिटी बनती है। एक मुस्लिम आइडेंटिटी अपनी अपना वजूद, अपना अपनी वैलिडिटी, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट से भी ले सकती है, वो कुरान की स्टोरीज से भी ले सकती है जो अरब लैंड्स में हुए हैं, वो कभी कभी जो डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस मुसलमानों के खिलाफ वेस्ट में होता है उससे भी ले सकती है, वो अपनी वैलिडिटी मल्टीपल से ले सकती है। तो मल्टीपल लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक मुस्लिम आइडेंटिटी को
बनाते हैं। ये मेरी रिसर्च में मैं इसको यूज करती हूँ। ट्रांसलोकैलिटी हम इसको कहते हैं, ट्रांसलोकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप कुछ बुजुर्ग हैदराबादी अरब लोगों से, जिनको हम चाउश कहते हैं, उनसे बात करेंगे, या जो कुछ बुजुर्ग हैदराबादी सिद्दी लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, उनसे बात करेंगे, अगर वो आपसे पूछते हैं आपका वतन कौन सा है, जब आप अपनी रिसर्च करने जाते हैं उनसे बात करने, उनके कंसेप्शन में वीसा रेजीम्स, कंट्रीज वंट्रीज कुछ नहीं है। उनका मतलब है आप कौन से गांव से हो या आप कौन से शहर से हो। वो उनका वर्ल्ड का मैप, उनके दिमाग में जो मैप है और जो कंसेप्शन है वो बहुत डिफरेंट है। एंड आई थिंक वहां पे बहुत एक इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए, किसी भी आइडेंटिटी के लिए, कि हमें जरूरी है कि अब हम इमेजिन करें खुद को ऐसे फ्रेमवर्क में जो ट्रांसलोकल हो, जो नेशनल बाउंड्रीज की कंफ्यूजन से दूर हो जाए। क्योंकि आइडेंटिटी, स्पेशली सेमेटिक रिलीजन्स की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे मेरी ऑनगोइंग रिसर्च से एंड प्रीवियस रिसर्च के साथ। बिफोर आई एंड, मैं आपको कुछ, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हों इस्लामोफोबिया को लेके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप महमूद ममदानी की गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम से शुरू कर सकते हैं। क्लासिक है, सिंपल बुक है काफी, और अच्छी बुक है शुरू करने के लिए। और उनकी एक नई किताब आई है महमूद ममदानी की, नीदर सेटलर नॉर नेटिव, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। एडवर्ड सैड, जिनका मैंने नाम लिया था, उनकी आप कवरिंग इस्लाम पढ़ सकते हैं, या ओरिएंटलिज्म पढ़ सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे फरीद हाफिज की एक एडिटेड किताब है, इस्लामोफोबिया एंड मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटीज। ये काफी यूजफुल बुक है फॉर दोज हु माइट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ लिटिल बिट अबाउट हाउ मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटीज में इस्लामोफोबिया ऑपरेट करता है। इसमें हर चैप्टर एक मुख्तलिफ कंट्री के ऊपर है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के ऊपर है। खालिद बैदून की जो नई किताब आई है, आई कैन नॉट रिकमेंड दैट इनफ, बहुत ही अच्छी किताब है, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, काफी अच्छी किताब है। अतिया हुसैन का एक आर्टिकल है, ऑफिशियल एंटी रेसिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ इस्लामोफोबिया, काफी अच्छा आर्टिकल है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी ये भी। और नेथन लीन की किताब है द इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री, बहुत ही जबरदस्त किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो किताबें सजेस्ट करूंगी जिसमें मुस्लिम आइडेंटिटी को कॉम्प्लिकेट किया गया है। जहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी को कॉम्प्लिकेट किया गया ट्रांसलोकली, ये बोलकर कि ना मुस्लिम्स लोकल है ना ग्लोबल हैं, वो रीजनल आइडेंटिटीज हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलोकल आइडेंटिटीज है। तो पहली किताब है एंग सेंग हो की द ग्रेव्स ऑफ तरीम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यमन में। एंग सेंग हो जो है वो इस्लाम को, इंडियन ओशन के इस्लाम को पढ़ते हैं, स्पेशली इंडियन ओशन में जो अरब डायस्पोरा का मूवमेंट है एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम है उसको पढ़ते हैं। एंड वो आर्ग्यू करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में जो इस्लाम है, इसको एक यूनिवर्सल आइडियोलॉजी की तरह देखना चाहिए, जहां पे शुरू से इसने वेस्टर्न डोमिनेशन को चैलेंज किया है। शुरू से ही इसने एम्पायर को चैलेंज किया है, पहले इसने यूरोपियन एम्पायर को चैलेंज किया और फिर उसके बाद इसने अमेरिकन एम्पायर को चैलेंज किया। क्योंकि यमन का काफी एक डीप रूट है काफी सारे मूवमेंट्स के साथ। तो एंग सेंग हो की किताब काफी आपको काम आएगी, और उनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो अच्छी एक रीडिंग है। और डैरेल ली करके एक प्रोफेसर है, उनकी नई किताब आई है द यूनिवर्सल एनिमी। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इट हैज कम फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च। इन्होंने गुंटानामो बे के इनके इनमेट्स के साथ भी काम किया है, और अभी ये प्रोफेसर हैं शिकागो में। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको भी देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेट्स हाउ मुस्लिम आइडेंटिटीज रियलाइज। आई थिंक ये सोर्सेज आपको इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे। बट जरूरी है कि हम लोग सब इस कॉन्सेप्ट को समझें, इसके साथ एंगेज करें, क्योंकि इसको लेके एकेडमिक एंड फ्रेम्स बनाना अब बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि हम इस्लामोफोबिया को एकेडमिकली एज अ नैरेटिव, एज अ डिस्कोर्स यूज करें, और इसको एज अ काउंटर यूज करें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, इस्लामोफोबिक डिस्क्रिमिनेशन इज अ रियलिटी एंड इट शुडंट हैपन। तो इसके साथ ही मैं अपना खत्म करूंगी ये आपके साथ कॉन्वर्जेशन। शुक्रिया।